हार्दिक स्वागत मेरे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आज का सेशन शुरू करें। सबसे पहले बोलिए श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, राधे राधे। और आज के सेशन की शुरुआत उन दो पंक्तियों से जो आपको ऊर्जा और जोश से भर देने के लिए पर्याप्त हैं। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बड़े अभागे होंगे। तो जीवन एक संघर्ष है, हमको अंत तक लड़ना है। अब बात केवल ये है कि हम अपने इस संग्राम के लिए कौन सी स्ट्रेटजी बनाते हैं। आज का सेशन विशेष तौर पे इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि छात्रों के जो प्रश्न मेरे पास आ रहे हैं उनको देख के लग रहा है कि आप तैयारी पीजीटी की कर रहे हैं और आपकी अप्रोच और आपके अध्ययन की दिशा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट और यूजीसी और यूपीएससी की परीक्षा की तरफ है। मेरे पास बहुत से ऐसे प्रश्न कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं जिसमें वो नेट के प्रश्न या फिर वो यूपीएससी ने अगर कोई प्रश्न पूछे हैं उस तरह के प्रश्न बहुत सारे आ रहे हैं। परेशानी ये है कि अगर आपके अध्ययन की दिशा गलत हो गई, आपने बहुत ज्यादा पढ़ा है, तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। फिलहाल आज मैंने कुछ ऐसे छोटे छोटे टेक्निकल ट्विस्टिंग टाइप के क्वेश्चंस शामिल किए हैं जो आपको थोड़ा सा आज सोचने पर मजबूर करेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी तैयारी पीजीटी और टीजीटी के लिए है, तो मच्छर मारने के लिए आपको बोफोर्स तोप की जरूरत नहीं है। फिलहाल आइए, आज का पहला प्रश्न सत्य कथन को चिन्हित करना है। क्या कह रहा है? मौर्य काल में मानव खरीद फरोख्त के साक्ष्य मिलते हैं। मतलब मनुष्य का क्रय विक्रय क्या मौर्य काल में हो सकता था? हाँ या नहीं, सही या गलत? सही या गलत? और अगर आप कह रहे हैं ये कथन गलत है तो मैं आपको बता दूं ये कथन सही है। ये कथन सही है। मौर्य काल में हमें मनुष्य के खरीद फरोख्त के साक्ष्य मिलते हैं। आचार्य कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 कार्षापण में खरीदा था। याद आया? कौटिल्य ने आत्म विक्रयी दास का उल्लेख किया है जो खुद को बेच सके। कौटिल्य ने क्रीत दास का उल्लेख किया है, मतलब खरीदा गया दास। इसका मतलब यह है कि मानव खरीद फरोख्त के प्रमाण मिलते हैं। बिल्कुल सही कथन है, ध्यान रखिएगा। मौर्य काल में वैश्यावृत्ति को राज्य ने मान्यता प्रदान की। सही है या गलत है? राज्य ने मान्यता प्रदान की। सही है या गलत है? तो ध्यान रखिएगा, ये कथन भी सही है। राज्य के अंतर्गत लिया है कौटिल्य ने और उनके लिए बंधकी पोषक जैसे अधिकारी की नियुक्ति भी की है। तद अनुसार मुझे लगता है आपको अब उत्तर ढूंढने में बहुत प्रयास करने की जरूरत नहीं है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। क्लियर हुआ? कितने लोगों का यह प्रश्न गलत हुआ? ध्यान रखिएगा, फिर से आपको संभाल रहा हूं। बेसिकली पीजीटी के लिए, बेसिकली टीजीटी के लिए, अगर आप अभी भी भ्रम की स्थिति में हैं और कॉन्सेप्चुअल प्रश्नों को पढ़ करके अपने दिमाग को ऐसे अनर्गल तथ्यों से संग्रहित कर रहे हैं, भर रहे हैं, तो समझ लीजिए आप सिलेक्शन की दिशा से विपरीत दिशा में जा रहे हैं। फिलहाल सत्य कथन आपको फिर से चिन्हित करना है। देखिएगा, यहाँ पे सत्य कथन चिन्हित करना है। हड़प्पा सभ्यता में पासे के खेल के प्रमाण मिलते हैं। आई थिंक ये कर लेंगे। सही है, हड़प्पा से हमें पासों के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में शतरंज के खेल के साक्ष्य भी ढूंढे जा सकते हैं। मुझे पता है, आपको पता है, ये भी सही है। लोथल से शतरंज की गोटियां मिली हैं, ठीक है।
पंचतंत्र की लोक कथाएं जैसे प्यासा कौआ, चालाक लोमड़ी एवं कौआ के दृश्यांकन भी हड़प्पा सभ्यता के मृतभांडों पर मिलते हैं। तो इसका मतलब है हाँ ठीक है, चालाक लोमड़ी और कौआ लोथल याद है ना आपको, वो प्रश्न भी पूछा गया है। तो कुल मिला के तीनों कथन सत्य हैं। तो अब आप विकल्प देख लीजिए, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। क्लियर हो रहा है? आगे देखिए, सत्य कथन चिन्हित करिए। बढ़िया बात है। चलिए कुछ ऐसे प्रश्न आज आपको मिलेंगे, थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करेंगे, लेकिन यूजीसी और नेट की अप्रोच को, असिस्टेंट प्रोफेसर की अप्रोच को आप पीजीटी और टीजीटी की परीक्षा में लगा देंगे तो सिलेक्शन की संभावना उसी अनुपात में कम हो जाएगी। ये मैं आपको अपने पूरे अनुभव से बता रहा हूं। समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो ये मान के चलिए दिशा गलत है। फिलहाल ये देखिए, हड़प्पा सभ्यता के सभी प्रमुख नगरों से हमें नारी मात्र देवियों की मृण मूर्तियां प्रचुर संख्या में मिलती हैं। सही है कि गलत है? कितने लोग कह रहे हैं सही है और कितने लोग कह रहे हैं ये स्टेटमेंट गलत है? रिप्लाई करिए, मैं आपको समय देता हूं, बताइएगा। जल्दी से रिप्लाई करिए। और अगर गलती से भी आप कह रहे हैं ये स्टेटमेंट सही है तो आपको जान के ये घोर आश्चर्य होगा, ये स्टेटमेंट गलत है। सभी प्रमुख नगरों से हमें नारी मात्र देवियों की मृण मूर्तियां नहीं मिलती हैं, केवल पंजाब और सिंध के क्षेत्रों से मिली हैं। भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता के किसी भी स्थल से नारी मात्र देवियों की मृण मूर्तियां नहीं मिली हैं। ध्यान रखिएगा, केवल अपवाद स्वरूप एक स्थल है जहां से 2 नारी मृण मूर्तियां मिलती हैं। इसका मतलब ये है, कहां से मिली है ये आप बताइए, मैं नहीं बता रहा हूं। इसका मतलब ये है कि ये सभी प्रमुख नगरों से नहीं मिलती हैं। पंजाब और सिंध के क्षेत्रों में वर्तमान पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। और फिर कहते हैं हड़प्पा सभ्यता के सभी प्रमुख नगरों से हमें हवन कुंडों के साक्ष्य मिले हैं। तो ये स्टेटमेंट मुझे लगता है आप सही कर पाएंगे, ये भी गलत है। सभी प्रमुख नगरों से नहीं मिला है, केवल लोथल, कालीबंगा और यदा कदा बड़ावली से हमारे पास हवन कुंडों के अग्निवेदियों के साक्ष्य हैं। तदनुसार ये दोनों ही कथन गलत हैं। सत्य कथन को चिन्हित करना था यहाँ पे। अब मामला ये है कि दोनों कथन असत्य हैं, उपरोक्त दोनों कथन असत्य हैं। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, इस प्रश्न को देखिएगा, पहले पढ़ लीजिए आप। वह वाद विवाद तथा शास्त्रार्थ में गहरी दिलचस्पी रखते थे और जब श्रीनाथ ने उनके राजकवि डिंडिमा को एक शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया तो उन्होंने उसे यानी श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि दी। वो शासक कौन है जिन्होंने श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि दी और उन्हें सिक्कों से नहलाया? विजयनगर के उस शासक की पहचान करिए। 4 ऑप्शंस हैं, हरिहर द्वितीय, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन, विरूपाक्ष। और मुझे उम्मीद है आप इस प्रश्न को कर पाएंगे, श्रीनाथ को कोरिलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। प्रश्न की लंबाई पे मत जाइए, प्रश्न की लंबाई पर मत जाइए, ठीक है ना। अब मामला ये है, अभी भी देखो, एक बात मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, कोई भी विषय पूरी तरह से अनंत है। ये मेरी एक अनुभव से आई सीख है। पूरे 25 वर्षों के अध्यापन में जो मैंने एक बात देखी वो यही है कि कोई भी विषय आप पढ़ रहे हो वो अनंत है।
आपको विषय उन्मुखी तैयारी नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। आपको परीक्षोपयोगी तैयारी करनी है। मेरी बात आज आप समझ लीजिए, आप परीक्षोपयोगी पढ़ना है, बाकी विषयोन्मुखी आप सिलेक्शन के बाद पढ़ते रहिएगा। केवल आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड। इसलिए सबसे बड़ी बात है, आप पछताएंगे बाद में। क्या पढ़ना है, इससे ज्यादा जरूरी ये जानना है क्या नहीं पढ़ना है। मैं अपने उन सभी गंभीर छात्रों को बार बार संभाल रहा हूं, आप भटकिए नहीं। अध्ययन की दिशा जरा सी गलत हुई, बड़ी क्लैरिटी चाहिए, पीजीटी में क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ फैक्ट्स चाहिए। यूजीसी और असिस्टेंट प्रोफेसर में क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट चाहिए, दोनों में फर्क है। लॉट ऑफ डिफरेंस इन बिटवीन यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीजीटी टीजीटी। बार बार संभाल रहा हूं, बार बार आपको बता रहा हूं, अध्ययन की दिशा गलत है तो सिलेक्शन नहीं होगा। 80% छात्र आज भी केवल अनर्गल तथ्यों और सूचनाओं के चक्कर में परेशान हैं। फिलहाल देख लीजिए, देवराय द्वितीय ने राजकवि डिंडिमा को परास्त करने के बाद श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि से सम्मानित किया। क्लियर है? अगले प्रश्न को देख लीजिए। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। बार बार कह रहा हूं आज इस बात को, क्योंकि इस हफ्ते में मैंने तमाम ऐसे विद्यार्थियों के प्रश्न आए जिनका पीजीटी की परीक्षा से फिलहाल कोई संबंध नहीं है। बाकी आपकी मर्जी। इस प्रश्न को देखिए, कौन सा सुल्तान अपने अमीरों को मसनद ए आली कहता था, और इसमें सामान्य तौर पे आप सही कर पाएंगे, बहलोल लोदी। उसका नाम है बहलोल लोदी। एक ही साध है सब सद है, और सब साध है सब जाए। ये बल्लोल लोदी लिखा हुआ है, इसको आप बहलोल लोदी कर लीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ रहा है, और यहां पर आप रिमार्क, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तारीख दाऊदी के अनुसार बहलोल लोदी जब अपने किसी अमीर को फरमान लिखते थे तो उसको मसनद ए आली कहकर संबोधित करते थे। फिलहाल इस प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न की लंबाई पर मत जाइएगा, प्रश्न की लंबाई पर मत जाइएगा। आपके ही प्रश्न हैं बहुत सारे, इसमें कुछ पिन पॉइंट्स हैं। वो कह रहा है किसने पक्षियों के अस्पताल, पशुओं के, जानवरों के अस्पताल का उल्लेख किया है, दैट्स ऑल। पिन पॉइंट ये है। प्रश्न आप पढ़ लीजिए। 1623-24 में किस यात्री ने कैम्बे में परिंदों के अस्पताल को देखा और वो उन्हें रोटी खिला रहा था? देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो फिलहाल यहां पर बात ये आ रही है कि किसने परिंदों के, जानवरों के अस्पताल की चर्चा की है, और उसका नाम है पिएत्रो डेला वाले। उसका नाम है पिएत्रो डेला वाले, और ये लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेना होगा आपको। पिएत्रो डेला वाले एक इतालवी यात्री थे जो 1622 में सूरत आए। कैम्बे में पशु पक्षियों के कुछ अस्पताल को उन्होंने देखा, विशेषकर लंगड़े और बीमार पक्षियों के लिए, गाय के बछड़ों के लिए। फिलहाल इस प्रश्न को मैं डिस्कस करूं, दो बातें आज आपको बताता हूं। पहली बात तो यह है कि नए छात्र रोज हमारे पास जुड़ रहे हैं, अपने कंफ्यूजन की स्थिति को दूर करिए। मेरी एक ऑनलाइन 125 प्रश्नों की एक टेस्ट सीरीज चल रही है। उसमें प्रत्येक प्रश्न में 125 प्रश्न होते हैं। इतिहास के तीनों खंडों में बराबर विभाजित होते हैं। 20-20 प्रश्न पत्रों का पैकेज उपलब्ध है। ठीक है, आप इस वैज्ञानिक टेस्ट सीरीज को चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अभी भी डायलिमा की स्थिति है, परीक्षा में 3 महीने का समय है। आपको बार बार संभाल रहा हूं, नया कुछ पढ़ने का समय नहीं है।
केवल रिवीजन और प्रैक्टिस का समय है। जो कुछ पढ़ा है उसको कमांड करिए, उसको परफेक्ट करिए। और एक विशेष बात यह है, आज मैं आपको थोड़ा सा विषयांतर करके 1 मिनट एक बात करता हूं। मेरे पास एक पिछले यूजीसी और नेट का एक स्पेशल बैच हमने अनाउंस किया था, तो उसकी एक बुकलेट हमारे पास उपलब्ध है, क्वेश्चन बैंक हमारे पास उपलब्ध है। आप देख पाएंगे, ये है, ये प्रिंटेड है। हर प्रश्न पत्र में 125 वैकल्पिक प्रश्न हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, देख पा रहे होंगे आप। 15 पेपर हैं इसमें 15 पेपर हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, साफ साफ आप देख पा रहे होंगे। ये यूजीसी नेट के लिए बेसिकली ये टेस्ट पेपर तैयार किया गया था, लेकिन अब इसमें यह ध्यान देना है कि हर पेपर में 125 प्रश्न हैं। अगर आप हर पेपर से 25 से 30 गहनतम प्रश्नों को निकाल दें, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 25 से 30 गहनतम प्रश्नों को निकाल दें, कॉन्सेप्चुअल प्रश्नों को निकाल दें, तो जो सिंगल लाइनर टेक्निकल प्रश्न हैं वो आपको इसमें मिलेंगे। उत्तर केवल आंसर शीट मिलेगी, इसमें आंसर शीट भी पिनअप है। 15 प्रश्न पत्र हैं और 15 आंसर शीट पिनअप हैं। आप चाहें तो इस बुकलेट को मंगा सकते हैं। यानी आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप ऐसे देख लें, 100 प्रश्न आपके प्रत्येक पेपर में आपके काम के होंगे। कितने? 100। तो 15 पेपर में आपके पास 1500 प्रश्नों का संकलन आपको मिल जाएगा। 1500 प्रश्नों का सिंगल लाइनर बेहतरीन प्रश्नों का संकलन आपको मिल जाएगा, आंसर के साथ मिल जाएगा। आपको बहुत सोच समझ के निर्णय करना है। मैंने सारी बातें पहले स्पष्ट कर दी हैं। अगर आपको टेक्निकल 1500 प्रश्नों का संकलन है लगभग, इसमें जो पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको मंगाना हो, स्क्रीनशॉट पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए और इस बुकलेट को आप मंगा सकते हैं। और फिलहाल अब हम लोग आते हैं निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी अपने प्रांतों में जल व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। और इनमें सूर्य हैं, तुषाश्व हैं, पुष्यगुप्त हैं, सुविशाख हैं। तो मुझे लगता है 2 वाला सही कर लेंगे, 3 वाला सही कर लेंगे, 4 वाला सही कर लेंगे। क्या 1 वाला भी सही कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, 1 वाला भी सही करिए। सूर्य का नाम आपने सुना होगा, उसका उल्लेख कश्मीर में मिलता है और इसके बारे में डिटेल हम थोड़ी सी आपको दे देते हैं। ध्यान से देखिएगा, कश्मीर में उसका उल्लेख है सूर्य का, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को देख लीजिएगा कि कौन से ग्रंथ कश्मीरी कवि क्षेमेंद्र के द्वारा रचित हैं। कौन से ग्रंथ कश्मीरी कवि क्षेमेंद्र के द्वारा रचित हैं? तो ध्यान रखिएगा, कुट्टनीमत और प्रबोध चंद्रोदय बिल्कुल गलत है, और कला विलास और समय मात्रक, ये 2 ग्रंथ बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा क्षेमेंद्र के हैं। तो यहाँ पे 2 और 4 का ऑप्शन सामने दिखाई पड़ रहा है, आप इसे देखिए। प्रबोध चंद्रोदय हमेशा एक प्रश्न आया है, वो किसने लिखी है? प्रबोध चंद्रोदय के रचनाकार कौन है? कृष्ण मिश्रा। किसके दरबार में थे? बताइए फटाफट भाई, किसके दरबार में थे? चंदेल शासक कीर्तिवर्मन प्रथम के दरबार में थे। ये प्रश्न हजारों बार पूछा गया है। इसका फारसी अनुवाद प्रबोध चंद्रोदय का गुलजार हाल किसने किया? मुंशी बनवारी दास। कब किया? किस शासक के काल में किया? ये आपको बताना है। ओहो, यहाँ पर कुछ आने वाली हैं और भी जानकारियां, आप पहले इन्हें देख लीजिए। कला विलास और समय मात्रका की रचना की, दोनों ही व्यंग्यात्मक पद्धति में रचित रचनाएं हैं, ठीक है ना। वृहत कथा मंजरी में भी क्षेमेंद्र की व्यंग्यात्मक बातचीत मिलती है। फिर देखिएगा क्षेमेंद्र की मुख्य रचनाएं, और फिर एक बड़ी बात है कि रामायण मंजरी भी पूछा गया है और वृहत कथा मंजरी भी पूछी गई है ना।
बहुत सारी मंजरियां हैं, श्रृंगार मंजरी, कम से कम 20 मंजरियां लिखी गई हैं और मुझे लगता है आपको पता होनी चाहिए सारी। किस सुल्तान ने अपने शाही पुस्तकालय किताब खाना खास में खगोल शास्त्र और कुतुब नुमा पर अनेक किताबें जमा कर रखी थीं और जो चाहता था कि उनका उपयोग जो भी इच्छुक हो वो कर सके। और 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे, पढ़ने पढ़ाने में थोड़ा सा ध्यान देना है। इल्तुतमिश है, बलबन है, सिकंदर लोदी। ऑप्शंस आपके सामने 4 हैं, जवाब कौन सा देंगे आप? और जवाब है फिरोज शाह तुगलक, है ना। फिरोज शाह तुगलक से बहुत सारे प्रश्न फिरोज शाह तुगलक से बने हैं और आपको ध्यान रखना चाहिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत से शिक्षालयों व विहारों की स्थापना करवाई। किताब खाना खास में उसने खगोल शास्त्र और कुतुब नुमा पर अनेक पुस्तकों को रखवाया। कुछ फारसी अनुवाद भी हुए हैं, आपको पता होना चाहिए। किस देवता की मूर्तियां हल लिए हुए बनी हैं बताने की जरूरत नहीं है, वो बलराम हैं। हल दर बलराम भगवान श्री कृष्णा के बड़े भाई हैं। क्लियर हो रहा है? आगे देखिएगा, गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संदर्भ में महत्वपूर्ण सूचना कौन देता है? फायान, अल मसूदी, वेनसांग या फिर अल बरूनी? कौन देता है बताइए, मुझे बताइए। वेनसांग, अल बरूनी, फायान, अल मसूदी। और मुझे लगता है गड़बड़ ना हो जाए, अल बरूनी। अल बरूनी कहता है शक संवत और गुप्त संवत के बीच में 241 वर्षों का अंतर है। तो अगर आप गुप्त संवत को देख रहे हैं 319 और 78 इसमें से घटाएंगे तो 241 वर्ष ही आएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, गुप्त संवत यहाँ पे शुरू हो रहा है, शक संवत यहाँ पे शुरू हो रहा है, तो 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 आएगा, 11 में से 7 घटाएंगे तो 4 आएगा, 2 का 2 वैसे कर वैसे। तो ध्यान रखिए, ये प्रश्न भी बढ़िया है, ऐसे भी आ चुका है जैसा मैंने आपको बताया। अल बरूनी गुप्त संवत के प्रारंभ से ही महत्वपूर्ण सूचना देता है। वो कहता है कि गुप्त संवत का प्रारंभ शक संवत के 241 वर्ष बाद हुआ। क्लियर हो रहा है? बहुत बढ़िया व्याख्याएं दे रहा हूं मैं आपको, और मेरी बात अगर आप मानेंगे तो सुधार लीजिए अपने आप को। कंपटीशन बहुत टफ है, बार बार कह रहा हूं, भटकिए मत, भटकिए मत। ये कॉल मेरी बार बार है आपके लिए, भटकिए मत। और अगर अध्ययन की दिशा गलत हुई तो जिस दिशा में आप अपना अध्ययन बढ़ाते चले जाएंगे, पीजीटी के सिलेक्शन से उसी रेशियो में दूर होते चले जाएंगे। बहुत क्लियर कट बता रहा हूं। और सबसे पहले भक्तों का विवरण एक जगह, सभी भक्तों का विवरण एक जगह मिलता है। वो बता सकते हैं कौन सी पुस्तक है? भक्तमाल या फिर वैष्णवत मध्य भास्कर, 84 वैष्णवन की वार्ता या फिर 252 वैष्णवों की वार्ता? बताइए। और अगर गलती से आपने यहाँ पर 252 वैष्णवों की वार्ता को चुना है तो गलत हो जाएगा। और ये भक्तमाल की रचना, नाभादास की रचना भक्तमाल है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भक्तमाल नामक ग्रंथ में सबसे पहले मध्यकालीन भक्तों का विवरण मिलता है। भक्तमाल नाभादास जी की कृतियों में मुख्य कृति है। इस ग्रंथ में 200 भक्तों के चमत्कार पूर्ण चरित्रों का वर्णन है। इनमें भक्ति की महिमा सूचक बातों को बताया गया है। आप ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिएगा। बाकी मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। आगे देखिए, एडवर्ड टेरी ने किस मध्यकालीन शासक के लिए लिखा है कि उसमें क्रूरता और विनम्रता का अद्भुत मिश्रण था? बहुत शानदार प्रश्न है, बताइएगा। एडवर्ड टेरी ने किस मध्यकालीन शासक के लिए लिखा है कि उसमें क्रूरता और विनम्रता का अद्भुत मिश्रण था? देख पा रहे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी और जहांगीर। और अगर आपने मोहम्मद बिन तुगलक का जवाब दिया है तो गलत है, और ये जवाब है जहांगीर। ध्यान रखिएगा, एडवर्ड टेरी जहांगीर के लिए कहता है। दिल्ली सल्तनत में ये बात मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कही जा सकती है, लेकिन एडवर्ड टेरी ने जहांगीर के लिए ये बात कही। क्लियर? और अगला प्रश्न देख लीजिए, ये देखिए सामने लिखा हुआ है। एडवर्ड टेरी लिखा है, वो थॉमस रो का पादरी था, वो जहांगीर से मिला। वो लिखता है कि बादशाह कहीं भी जाता है उसके लिए गंगा जल की व्यवस्था की जाती है। टेरी लिखता है जहांगीर के लिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, ध्यान रखिएगा। गंगा जल का प्रयोग करने वाले बादशाह, तो मोहम्मद बिन तुगलक भी गंगा जल का प्रयोग करता था। क्लियर है ना?
स्क्रीनशॉट लिया आपने? चलिए आगे देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जगह पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई और वो है सतारा। बताने की जरूरत नहीं है। बलिया है, बलिया में चित्तू पांडे हैं। बलिया, मिदनापुर, सतारा में समानांतर सरकार की स्थापना की गई। बहुत बढ़िया। आगे देखिए। सत्य कथन को चिन्हित करें, सत्य कथन को चिन्हित करें। टीचर ऑफ द नेशन कौन है? राष्ट्रगुरु कौन है? चित्तरंजन दास को राष्ट्रगुरु की उपाधि दी गई। सही है कि गलत है? मुझे बताइए। चित्तरंजन दास को राष्ट्रगुरु की उपाधि दी गई। सही है कि गलत है? तो अगर ये सही है कि गलत है? फिलहाल ये गलत है। राष्ट्रगुरु फिर है कौन, ये बताइए। राष्ट्रगुरु है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। ध्यान रखिएगा, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी राष्ट्रगुरु हैं। क्लियर? टीचर ऑफ द नेशन इट इज सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, राष्ट्रगुरु। चित्तरंजन दास की उपाधि है देश बंधु। दीनबंधु किनकी है? जननायक किनकी है? देश नायक किनकी है? लोक नायक किनकी है? ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी उपाधियां एक जैसी हैं और गलती होती है हमेशा। फिलहाल तो पहला स्टेटमेंट गलत है। कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम एक पक्षी वैज्ञानिक थे। सही है कि गलत है? ही वॉज एन ऑर्निथोलॉजिस्ट। सही है? गलत है? और मैंने इतना जोर दिया है तो इसका मतलब है कि ये बात सही है। तो सही कथन इसमें है, कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम एक पक्षी वैज्ञानिक थे। तदनुसार इसमें डी विकल्प है। कथन 2 सही है। आगे बढ़ूं, फिर बता रहा हूं। एक प्रामाणिक, अधिकतम प्रामाणिक, जिसमें लगभग 90-92% पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों के हल सही हैं। केवल एक ले लीजिए, कोई भी जो आपके पास हो, लेकिन किसी एक हल प्रश्न पत्र को दूसरे हल प्रश्न पत्र से मैच मत करिए, कंफ्यूजन होगा। क्यों? क्योंकि अधिकतर प्रश्नों के उत्तर हल प्रश्न पत्रों में गलत हैं। कोई सोर्स की प्रामाणिकता नहीं है। तो एक पेपर रखिए और केवल पीजीटी टीजीटी वाला रखिए। केवल पीजीटी टीजीटी वाला रखिए। अगर आप, चूंकि प्रश्न मेरे पास आए हैं, आपकी समस्याएं आई, अभी भी सर हल नहीं कर पा रहे हैं, कैसे करें, क्या करें, तो पीसीएस वाले इतिहास के, जीएस के, सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों को, जो सिंगल लाइनर प्रश्न पत्र हैं, उनको आप थोड़ा सा देख सकते हैं। बहुत से लोग केवल प्रश्न पत्र, वो पढ़ाई तो कर नहीं रहे हैं, वो केवल रट रहे हैं, वो क्वेश्चन बैंक रट रहे हैं। आपका मस्तिष्क सूचनाओं को बहुत लंबे समय तक रटकर, तथ्यों को रटकर उसका परीक्षा भवन में प्रयोग नहीं कर पाएगा। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी भी अध्ययन की दिशा बहुत गलत सी हो रही है लड़कों की, क्योंकि मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं रोज 50 से ज्यादा, उसमें मैक्सिमम क्वेरीज इधर उधर की हैं फिलहाल। तो आज आपकी क्लास को समाप्त करने का वक्त आ गया है। इतनी देर तक धैर्य से मेरी क्लास में बैठने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। मेरी बातें आपको संभालने के लिए हैं। मुझे आगे कंटिन्यू करिए, अगले लेक्चर्स रोज आते रहेंगे। लेकिन अगर आपने मुझसे अपनी क्वेरीज दी हैं, पूछी हैं, तो मैं आपको एकदम सही सलाह दे रहा हूं। शेष आप अपने विवेक से निर्णय करिए। मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।